दोस्तों, एक कहावत है, हमाम में सभी नंगे हैं, आप भी नहीं बचे। नेपोटिज्म के बेताज बादशाह करण जौहर ने नेपोटिज्म वालों को दिया है एक करारा जवाब। जी हाँ, करण जौहर ने नेपोटिज्म के ऊपर एक वेब सीरीज बनाई है जिसका नाम है शो टाइम। और आज हम बात करेंगे करण जौहर के ड्रामेटिक प्रोडक्शन से आई वेब सीरीज़ शो टाइम की, जो डिज्नी हॉटस्टार पे रिलीज़ हुई है। नेपोटिज्म, इस इल्ज़ाम से करण जौहर अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। उनको नेपोटिज्म का फ्लैग बेरर कहा जाता है। वो नेपोटिज्म के बेताज बादशाह हैं और वो खुद इस बात को कई बार कह चुके हैं कि वो स्टार किड को ही बढ़ावा देते हैं। अब ऐसी हालत में अगर ऐसा ही शख्स नेपोटिज्म पे और बॉलीवुड की गंदगी पे कोई वेब सीरीज़ निकालता है तो इंटरेस्ट बनता है, पर साथ ही साथ एक सवालिया निशान भी खड़ा होता है कि कोयले में तो की दलाली में तो हाथ भी काले होते हैं, तो आपके हाथ कौन से सफ़ेद हैं। चलिए, हम बात करेंगे शो टाइम की, जिसमें इमरान हाशमी आर.के की भूमिका निभाए रहे हैं और वो एक जाने माने प्रोड्यूसर विक्टर खन्ना के बेटे हैं। उनका बैनर विक्टर प्रोडक्शंस काफ़ी पुराना और माना हुआ बैनर है और उनकी फ़िल्में हिट होती हैं, ब्लॉकबस्टर होती हैं। और इसी कह सकते हैं कि वो शोमैन है करण। एक उनकी फ़िल्म रिलीज़ होती है और उसके रिव्यूज़ के लिए एक नई जर्नलिस्ट महिका नंदी रिव्यू करती हैं और पूरी पिक्चर की बैंड बजाती थी। हालांकि आर के का प्रोडक्शन हाउस उसे घूस देता है, नया नया फ़ोन देता है और कहता है कि आप इसमें 4 चाँद लगा दीजिए, मतलब 4 स्टार दे दीजिए। पर वो अपनी टीवी के रिव्यू में पूरी पिक्चर की बैंड बजा देती है और सब जगह ये बात फैल जाती है। एक भयंकर भूकंप सा जैसे पूरी इंडस्ट्री में आ जाता है। और महिका नंदी जो है, जिसकी भूमिका निभाई है महिमा मकवाना ने, उनकी नौकरी इस नेगेटिव रिव्यू के कारण छीन ली जाती है। प्रोडक्शन हाउस प्रेशर डालता है उस पब्लिकेशन पे और उसकी नौकरी निकल जाती है। इस पूरे घटनाक्रम में आर के पिताजी वीके, जो नसीरुद्दीन शाह ने प्ले किया है, जो कि एक लेजेंडरी फिल्म मेकर रहे हैं अपने टाइम पे, वो नाराज़ होते हैं और अपने सुपुत्र को ये बात बताने के लिए जब जाते हैं तो पता चलता है कि दोनों के बीच कोई ख़ास बॉन्डिंग है नहीं। एक चेन ऑफ इवेंट में, एक अनएक्सपेक्टेड टर्न ऑफ इवेंट्स में वीके इच्छा जाहिर करते हैं कि वो नंदी महिका नंदी से मिले। महिका नंदी जाती है, उनसे मिलती हैं और उसके नेक्स्ट डे वीके की डेथ हो जाती है। डेथ के दूसरे दिन जब वीके की विल अनाउंस होती है तो एक झटका, पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है आर.के की, क्योंकि वीके ने पूरा चार्ज वीके स्टूडियोज़ का महिका नंदी को
सौंप दिया है। आगे के पता चलता है कि महिका नंदी कौन है, उन्होंने उसका चार्ज क्यों दिया है और कहाँ से ये आउटसाइडर महिका नंदी इनसाइडर बन जाती है और कैसे ये इनसाइडर जो उनका बेटा है आरके आउटसाइडर हो जाता है। अब दोनों के बीच, आरके और महिका के बीच एक पावर स्ट्रगल चलता है। दोनों एक दूसरे को डाउन करना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री में पैर जमाना, जहाँ पर एक ऑलरेडी एक इस्टेब्लिश सक्सेसफुल शोमैन है आरके, उसके सामने एक नवसिखी कल की आई हुई एक लड़की है जो कि जर्नलिस्ट थी। अभी उसके हाथ में अचानक एक पूरा प्रोडक्शन का पूरा एम्पायर उसके हाथ में आ जाता है। अब दोनों जन कैसे अपना अपने जगह पे कायम रहते हैं, इसमें आदर्श है, इसमें उसूल है। ये चाहती है कि बेटा सिनेमा बने और ये चाहते हैं कि फिल्में बने बने लेकिन वो पैसा कमा के दें, भले वो कैसी भी हो, उसमें आर्ट हो ना हो, वो मायने नहीं रखता। बस पिक्चर पैसा कमाए, कन्वर्ट क्लब में जाए, जो कि मतलब ऐसे इंडस्ट्री की आम धारणाएं जैसी होती हैं। तो इस पूरे माहौल में कुछ और भी किरदार जुड़ते हैं। जैसे एक सुपरस्टार है अरमान, जिसका रोल प्ले किया है राजीव खंडेलवाल ने। एक डांसर है जो एक्ट्रेस बनना चाहती है, मौनी रॉय ने जिसका रोल प्ले किया है। एक एक्स सुपरस्टार है श्रेया सरन ने जिसका रोल प्ले किया है, वो कम बैक करना चाहती है। और एक बडिंग राइटर है पृथ्वी, जिसका रोल प्ले किया है विशाल वशिष्ठ ने, जो अपने पैर जमाना चाहता है, जो ऑलरेडी आरके के यहाँ काम कर रहा है। और वो उसका महिका नंदी का दोस्त है, जो उसके साथ उसके प्रोडक्शन कंपनी में उसके साथ शामिल होता है। तो इंडस्ट्री में जो गंध है, जो इसमें जिस तरह से एक स्टार पावर काम करता है, एक प्रोडक्शन हाउस जिस तरह से प्रेशर डालता है, जिस तरह से लोग आर्ट को उतनी तवज्जो नहीं देते हैं और जितना लोग स्टारडम पे और पोजीशन पे और प्रेशर पे और पावर प्ले जो होता है इंडस्ट्री के अंदर, वो जिस तरह से काम करता है, उसका एक चित्रण करण जौहर ने कि इस वेब सीरीज़ हमारे सामने पेश करती है। इसके जो डायरेक्टर है मिहिर देसाई और अर्चित कुमार, उन्होंने इस पहलू को सामने रखा है, जो कि उनके लिए, और ये एक आम बात है वहाँ पे, हमेशा घटित होता रहता है। पब्लिक भी अब इसमें कितना इंटरेस्ट रखती है ये डाउटफुल है, क्योंकि मेरे ख्याल से पब्लिक को उतना कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, उतने सीरियसली नहीं लेती। इंटरेस्ट से वो देखेगी, मसाला गॉसिप में सुनेगी, छोड़ देगी। उतने इतने मतलब सीरियसली इन सारे जो होता है इंडस्ट्री के अंदर, उसको उतना सीरियसली नहीं लेती है। उनके लिए एक चटपटी कहानी गॉसिप जैसा माहौल होता है। इंडस्ट्री के जो इस पहलू हैं उसके ऊपर अगर कोई ऑथेंटिक फिल्म बनी है सबसे असरदार, तो वो थी लक बाय चांस, जो ज़ोया अख्तर ने बनाई थी। और उसके जो कि बड़े पर्दे पर रिलीज़ हुई थी, ऋतिक रोशन ने उसमें भूमिका निभाई थी। काफ़ी बेहतरीन फिल्म थी, पर वो कुछ खास बॉक्स ऑफिस पे कमाल नहीं कर पाई, पर वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म्स वो आज भी है। और ओटीटी पे फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर बेस्ड एक बहुत ही बढ़िया जुबली करके प्राइम वीडियो पे ऑलरेडी आ चुका है और काफ़ी असरदार है, दमदार है। और उसमें मतलब वो काफ़ी समय तक वो उस जॉनर में वो राज करने वाला है। जहाँ तक शो टाइम की बात है, तो उसमें एंटरटेनमेंट है पर बहुत कम है। ऐसे एंटरटेनमेंट से फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर और भी फिल्में बनी हैं, जैसे डर्टी पिक्चर थी, वो उसने अच्छी खासी कमाई की, अच्छी भी थी और भी हुई, क्योंकि उसमें एंटरटेनमेंट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। ओम शांति ओम शाहरुख खान की जो फिल्म है, उसने वो भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के मतलब उसका सेटिंग एनवायरनमेंट भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के ऊपर थी, फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर थी, पर वो भी अच्छी खासी थी, क्योंकि उसके अंदर एक कहानी थी, एक स्टोरी थी।
एक मतलब पंच और एंटरटेनमेंट वैल्यू काफ़ी अच्छी थी। लेकिन शो टाइम में ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं और उसमें जो एंटरटेनमेंट वैल्यू है वो उतना मतलब निकल के बाहर नहीं आता है। और इसमें दूसरी चीज़ जो इसकी जो प्रॉब्लम ये है कि इसमें बिना मतलब के लिए फालतू की गालियाँ ठूसी हुई, मतलब कि ओटीटी पे है तो चलो बको हर लाइन के बाद एक गाली होनी ही चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर क्यों ये लोग ऐसा करते हैं मेरे समझ में नहीं आया। और ये 4 सीरीज़ अभी 4 एपिसोड इसके देखे हैं, जो 4 और बाकी के 4 एपिसोड और आने वाले हैं। तो डिज़नी हॉटस्टार का जो एक्सपेरिमेंट था नाइट वॉचमैन को लेके, उसी को उन्होंने फिर से अब नाइट मैनेजर को लेके उसी को लेके उन्होंने फिर से उन्होंने उसको किया है। आर्या के साथ उन्होंने ऐसा किया था। अभी आर्या तो थर्ड पार्ट तो बहुत ही ख़राब था। अब नाइट मैनेजर के साथ वो चीज़ें हिट हो गई। वो सोचते हैं कि शो टाइम के साथ भी वो चीज़ें हिट हो जाएंगी। प्रोडक्शन वैल्यू बहुत अच्छे हैं, ग्लॉस है, ग्लैमर है, दिखने में अच्छा लगता है, कलरफुल है, पर स्टोरी में उतना दम नहीं है। दो एपिसोड के बाद ये जो इनसाइडर आउटसाइडर का जो ट्विस्ट है उसके बाद जो चीज़ें होती हैं वो मुझे प्रेडिक्टेबल लग रही थी कि हाँ, मुझे ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा था। और दूसरी बात ये है कि यार, आप दुनिया को बता रहे हो कि देखो यहाँ कितनी गंदगी है, यहाँ कितना काला है, यहाँ कितना ये है, यहाँ कितना फलना ढिकना जो है जिसके लिए बॉलीवुड बदनाम है वो है, ये आप खुद बता रहे हो। और आज जब आप आईना आप खुद दिखा रहे हो तो आपके हाथ भी तो काले हैं बॉस। जो दिखाया कि भाई जो रिव्यूअर्स को प्रेशर इन्फ्लुएंस किया जाता है, उनको तोहफे दिए जाते हैं कि वो अच्छा रिव्यू दें, तो इस चीज़ के लिए तो रिव्यूअर पहले से बदनाम है। और कुछ लोग ऐसा करते भी हैं, कुछ प्रोडक्शन हाउस ये काम करते भी हैं। ये तो उनको भी पता है जिन्होंने बनाया है। और ये करण जौहर जो इस चीज़ को सामने ला रहे हैं, तो एक ऐसा कोई बोल्ड ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने वैसा किया होगा कि नहीं किया होगा, पर ऐसा तो हुआ है, वो अच्छी तरह जानते हैं, वो खुद कह रहे हैं, उनके सामने हुआ है। तो इसको कभी किसी ने इस तरह इस प्रैक्टिस को किसी ने कभी रोकने की कोशिश की? और जहाँ तक उन्होंने इस आईना को दिखाने में कि बॉलीवुड में ये गंदगी है, ये कालापन है, ये ख़राब चीज़ें हैं, तो उस पे कुछ चीज़ें हैं तो हमेशा से ख़राब थी, ख़राब है और ख़राब रहेंगी। जैसे स्टार पावर है, जैसे स्टार का एक गुणगान किया जाता है कि जिस स्टार के आगे पीछे प्रोडक्शन हाउस सारे जन भागते हैं, स्टार का अपना बोलबाला होता है सुपरस्टार का, वो चीज़ पहले भी थी, आज भी है, आने वाले कल में भी रहेगी। आर्ट को उतनी तवज्जो नहीं दी जाती है कि पिक्चर कमर्शियल सिनेमा में पिक्चर कमाएगी तो ही वो पिक्चर अच्छी है। मतलब पैसा ही मेन इम्पोर्टेंट है, आपको बनाना है तो पैसे ही कमाने हैं, वो इम्पोर्टेंट है। आर्ट से पहले कॉमर्स का ये जो चक्कर है वो पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। हाँ, चीज़ें कुछ नई आती हैं, अलग होती हैं, ये चीज़ें होती रही, लेकिन जो स्टिग्मा है जो, और उसको आर्ट डायरेक्टर को हमेशा लोग सीरियस ही दिखाते हैं कि आर्ट डायरेक्टर कोई मस्त कोई एंजॉय करने वाला इंसान नहीं हो सकता है क्या? वो सीरियस ही रहेगा क्या? उसको इस तरह सा टाइपकास्ट क्यों किया जाता है? इंडस्ट्री है ऐसी है, ठीक है, लेकिन लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है उससे? उनको तो एक इंटरेस्टिंग कहानी चाहिए, कुछ इमोशन चाहिए, कुछ इन्वॉल्वमेंट चाहिए, तब जाके तो बात बनती है। शो टाइम में वो ऐसा कुछ है नहीं, है ना? और आपने जो खुलासा किया है, आप पे खुद उस चीज़ का इल्ज़ाम लगा है और उस चीज़ को मानते भी हो। तो आप अगर ये है कि आप नेपोटिज़्म वालों को एक जवाब देना चाहते हो कि भैया वो सब कनेक्शन और इनसाइडर वो सब से कुछ नहीं होता है, टैलेंट ही इन द एंड जीतता है, तो ये बात तो सही है, जग जाहिर। हाँ, ठीक है। अभी हो सकता है उसके बाकी के 4 एपिसोड में कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें आएँ, पर मेरे लिए ये एवरेज सी सीरीज़ रही। और इसमें चलो परफॉर्मेंस अच्छे हैं, इमरान हाशमी ने काम बढ़िया किया है, नसीरुद्दीन शाह सेम नॉर्मल दिखे।
महिमा मकवाना का काम अच्छा है, विशाल वशिष्ठ ने अच्छा काम किया है, राजीव खंडेलवाल एक अलग ही रूप में दिखाई दिए, अच्छा लगा देख के। मौनी रॉय का फॉर्म अच्छा है, उनको एक तगड़ा रोल भी मिला है मौनी रॉय का, शी इज़ क्वाइट क्वाइट गुड। और श्रेया सरन का कमबैक वाला वो भी, शी इज़ ऑल्सो फाइन। कुल मिला के मैं इसको दूंगा 2 स्टार। और बस यही कहूँगा कि आपने अभी तक हमारा चैनल फॉलो नहीं किया है तो फॉलो करिए और हमको लिखिए, उनको बताइए कि आपको शो टाइम कैसा लगा। तब तक तो मैं आपका अपना विशाल वर्मा आपसे आज्ञा चाहूँगा। और इस बार मिलते रहेंगे आपके अपने फेवरेट चैनल सिनेव्यूज़ में। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें, फिल्में सीरीज़ देखते रहें। नमस्कार, जय हिंद।